गुड मॉर्निंग बच्चों। मैंने आज केमिस्ट्री का आगे का वर्क आपको करा रहा हूँ। इससे पहले हमने बुक एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन को समझा था। आज हम आगे के क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन मैंने साथ साथ लिख भी रखे हैं जिससे आपको दिक्कत ना हो, आप इधर उधर ना ढूंढें। आप सीधा इसमें से क्वेश्चन नोट करें और उसके आंसर को समझ के नोट कर लें, और साथ ही साथ इनको आप याद भी करते रहें, क्योंकि आप इन डेफिनेशन को या इन क्वेश्चनों को याद करेंगे तो आपकी समझ में भी आएगा, आगे के कुछ समझने में आपको सुविधा होगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, सामान्यतया ठोस पदार्थों की अपेक्षा द्रवों का घनत्व कम होता है, बर्फ का टुकड़ा सदैव जल में तैरता है, क्यों? दो बातें पूछी। सबसे पहले सामान्यतया ठोस पदार्थों की अपेक्षा द्रवों का घनत्व जो है कम होता है, तो उसने बताया है, और फिर कहा कि बर्फ का टुकड़ा सदैव जल में तैरता है, ऐसा क्यों? तो क्लियर करते हैं। बर्फ का टुकड़ा जल पर तैरता है क्योंकि यह अपने अधिक आयतन के कारण अपने द्रव्यमान से अधिक जल हटा सकता है। मतलब बर्फ का टुकड़ा जल पर तैरता है। अब क्यों तैरता है? क्योंकि यह अपने अधिक आयतन के कारण, भाई आयतन मतलब स्पेस कितना घेर रहा है ये, है ना। आपने बर्फ देखा हो, बर्फ का टुकड़ा वो जितनी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई उसकी होगी वो उतना स्थान घेरेगा। तो अधिक आयतन के कारण अपने द्रव्यमान से ज्यादा जो है वो पानी हटा सकता है, और जब पानी हट जाएगा तो इसलिए वो तैरता रहेगा। जैसे कि हमने छोटी क्लास में पढ़ा था कि लोहे की कील जो है वो पानी में डूब जाती है, जबकि लोहे का बना हुआ जहाज जो है वो तैरता रहता है। तो वहां भी यही कारण था, वो अपने जो है घनत्व के कारण, यानी कि अपने आयतन, उसका आकार इस तरह से खोखला बना होता है कि वो अपने द्रव्यमान से अधिक पानी को हटा सकता है, इस कारण वो तैरता है। सेम वही कारण यहाँ पे है कि यह अपने अधिक आयतन के कारण अपने द्रव्यमान से अधिक जल हटा सकता है, इसलिए बर्फ का टुकड़ा तैरता रहता है। बर्फ का आयतन अपने उस जल से जिससे वह बना है अधिक होता है। ठीक है ना, यानी हमें पता ही है बर्फ ठोस हो गया, लेकिन जिस पानी से वो बना हुआ है, पानी क्या है? वो तो द्रव है, और जो ठोस का जो आयतन घनत्व होता है वो जो है द्रव से अधिक होता है। द्रव का घनत्व कम, ठोस का ज्यादा होता है, वो ऊपर बता ही रखा है इसने। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। किसी भी पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के दौरान तापमान स्थिर रहता है, क्यों? देखो, अवस्था परिवर्तन को समझ लेते हैं पहले। जब कोई पदार्थ एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाता है, जैसे भाई बर्फ है, मान लो आपने उसे लिक्विड में बदलना है, तो बर्फ पहले तो कैसा था? ठोस था, फिर बाद में वो कैसा बना? द्रव बन गया। तो यानी उसकी अवस्था बदल गई, इसे कहते हैं अवस्था परिवर्तन। या पानी है, आप उसे गर्म कर रहे हैं, वो भाप बन के उड़ रहा है, तो वो द्रव से गैस में परिवर्तित हो गया, तो ये भी हो गया अवस्था परिवर्तन। तो चलते हैं। किसी पदार्थ का ताप बढ़ाने पर वह एक निश्चित ताप पर अवस्था में परिवर्तन करके दूसरी भौतिक अवस्था प्राप्त कर लेता है। दोबारा समझते हैं इस बात को। किसी पदार्थ का ताप बढ़ाने पर, मान लो ठोस है, आप उसे गर्म कर रहे हैं, तो सीधा सीधा आप उसका ताप बढ़ाएंगे। जैसे ही उसका ताप बढ़ेगा तो एक निश्चित ताप पर वह पिघलने लगता है, हमने पढ़ा था। ठीक है, तो उस निश्चित ताप पर अवस्था में परिवर्तन करके वह दूसरी अवस्था प्राप्त कर लेता है। अब इसका ताप जो है वो स्थिर रहता है, क्यों? क्योंकि अब समस्त ऊष्मा परिवर्तन के काम आती है। जैसे 100 डिग्री सेल्सियस था, 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी जो है उबलने लगता है, हमें पता है ना। उबलने लगता है, यानी कि उस दौरान फिर वो अवस्था परिवर्तन करेगा, अब वो सीधा सीधा भाप में बदल जाएगा। ठीक है, तो यही बात इसमें कही है कि किसी पदार्थ का ताप बढ़ाने पर एक निश्चित ताप पर अवस्था में परिवर्तन करके वह दूसरी अवस्था प्राप्त कर लेता है। अब जैसे ही वो दूसरी अवस्था प्राप्त करने लगेगा, उस दौरान उसका ताप तो स्थिर रह जाता है। अब जितनी भी ऊष्मा उसे मिल रही है वो उसको दूसरे रूप में बदलने में काम आता है, तथा यह तब तक रहता है जब तक कि पदार्थ एक अवस्था से दूसरी अवस्था में पूर्ण रूप से न बदल जाए। ऐसे ऊष्मा को पदार्थ की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम।
गर्म या शुष्क दिन में कूलर अधिक ठंडा क्यों करता है? गर्म या शुष्क दिन में कूलर अधिक ठंडा क्यों करता है? गर्म या शुष्क दिनों में वायुमंडल में जल वाष्प कम होती है, जिसके कारण वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। जब कूलर चलता है तो उसका जल अपनी वाष्पीकरण की ऊर्जा अपने वातावरण से लेता है, ठीक है। और जैसे ही वातावरण से ऊर्जा लेगा और वो तेजी से वाष्पित होने लगेगा तो ठंडा लगता है। इसका छोटा सा उदाहरण है कि हम जब गर्मी हो रही है, ठीक है, एक तो आपने देखा होगा गर्मी हो रही है, पसीने आ रहे हैं, और उस वक्त आप अगर पंखा भी चलाते हैं तो वो पंखे की हवा आपको ठंडी लगती है। वो ठंडी क्यों लगती है? क्योंकि आपके शरीर का जो वो लिक्विड जो बाहर आया, जो पसीने के रूप में आया, महावाष्पीकरण होता है, ठीक है, पसीना सूखने लगता है तो शरीर से एनर्जी लेगा, तो उससे क्या होगा, आपका शरीर जो है और ठंडा होने लगेगा, इसलिए आपको ठंडा लगता है। जबकि है तो उतनी गर्मी, पंखा भी उसी हिसाब से उतने ही टेम्परेचर पर हवा दे रहा है, ठीक है। आप थोड़ी देर पंखा चल रहा है, आपको गर्मी लग रही है, ठीक है, आप पंखा चला के बैठे हैं, आप क्या करें, उसको देखने के लिए पंखे को बंद कर दें। जैसे ही पंखे को बंद कर देंगे आपको गर्मी लगेगी, जब गर्मी खूब लगेगी फिर आप पंखा चलाएं, आपका पसीना निकलेगा, जैसे ही पंखा चलाएंगे उस दौरान आपको ऐसा लगेगा कि पंखे की हवा जो है बहुत ठंडी आ रही है। तो ये सब वाष्पीकरण के कारण होता है। एक बार और दोबारा पढ़ रहा हूं मैं इसकी डेफिनेशन। गर्म शुष्क दिनों में वायुमंडल में जल वाष्प यानी कि नमी जो है वो कम हो जाती है, जिसके कारण वाष्पीकरण की दर जो है बढ़ जाती है, यानी कि उसको सुखाने की दर जो है वो बढ़ जाती है। जब कूलर चलता है तो उसका जल अपनी वाष्पीकरण की ऊर्जा जो है अपने वातावरण से लेता है, चारों ओर के वातावरण से लेता है, और जैसे ही चारों ओर के वातावरण से लेगा, ऊर्जा ली जाएगी, तो जिसमें से ऊर्जा जाएगी वो ठंडा महसूस होगा और तेजी से वो वाष्पित होने लगता है। इसलिए जो है ऐसा लगता है कि कूलर जो है अधिक ठंडा करता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, एसीटोन या पेट्रोल या इत्र डालने पर हमारी हथेली जो है वो ठंडी ठंडी क्यों लगती है, या ठंड क्यों हो जाती है, ठंडी क्यों हो जाती है? तो एसीटोन या पेट्रोल या इत्र जो है ये वाष्पशील पदार्थ हैं। वाष्पशील पदार्थ का मतलब होता है जैसे ही आप अपने हाथ पे रखोगे तो इसका वाष्पीकरण होगा, ये उड़ने लगेंगे। और अभी मैंने आपको बताया जब वाष्पीकरण होता है तो क्या होता है, वाष्पीकरण के लिए वो एनर्जी आपके हाथों से लेगा। एसीटोन या पेट्रोल या इत्र वाष्पशील पदार्थ हैं। जब इन्हें हथेली पर रखते हैं तो हाथ की गर्मी के कारण इनका वाष्पन तेजी से होने लगता है, इसलिए ये ऊष्मीय ऊर्जा जो हथेली से लेते हैं, और जिससे ऊष्मा ली जाएगी वो अधिक ठंडी महसूस होगी। तो इसी कारण जो है हम हथेली ठंडी लगती है। जैसे ही हमने थिनर हाथ में डाला तो हमें लगता है ठंडा ठंडा लग रहा है, वो थिनर ठंडा नहीं होता। जैसे ही आप थिनर हाथ में डालते हो वो वाष्पीकरण होने लगता है, वो हमें इतनी जल्दी होता है कि पता नहीं लगता कि वाष्पीकरण हो रहा है, क्या हो रहा है, वो हमें लगता है वो ठंडा है, ठीक है। नेक्स्ट आता है, कप की अपेक्षा प्लेट से हम गर्म दूध या चाय जो है जल्दी क्यों पी लेते हैं? तो इसका सीधी सी बात है कि जो कप में उसका जो एरिया है वो कम होता है, ठीक है, और प्लेट का एरिया, सरफेस एरिया जो है वो ज़्यादा होता है। तो जितना सरफेस एरिया ज़्यादा होगा वो उतनी जल्दी ठंडा हो जाएगा। जैसे देखा होगा कई बार दूध गर्म होता है, उसे ठंडा करने के लिए कटोरी में या प्लेट में या जो है किसी बड़े बर्तन, बड़ा दूध, ज़्यादा दूध है तो बड़े बर्तन में रख के उसे जल्दी से ठंडा कर लेते हैं। तो यही कारण है। तो कप में दूध या चाय की सतह का क्षेत्रफल जो है वो कम होता है, जिससे वाष्पन धीमा होता है और वह देरी से ठंडा होता है, अतः पीने में देर लगती है। लेकिन प्लेट में डालने पर चाय या दूध की सतह का क्षेत्रफल जो है वो बढ़ जाता है, जिससे वाष्पन जो है वो तेजी से होने लगता है और उसे ठंडा होने में भी कम समय लगता है, जिससे पीने में देर नहीं लगती। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्मियों में हमें किस तरह के कपड़े पहनने चाहिए? ये तो बहुत बचपन से आप लगभग इसी क्वेश्चन को करते आ रहे हो। हमें पता है कि गर्मियों में हमें सूती कपड़े पहनने चाहिए और कलर भी जो है उसका लाइट कलर होना चाहिए, ठीक है ना। तो गर्मियों में हमें सूती कपड़े पहनने चाहिए क्योंकि वे पसीने को अवशोषित कर लेते हैं, इस प्रकार पसीना जो है वो टपकता नहीं है। क्लियर?
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अंतराण्विक आकर्षण बल को बढ़ते हुए क्रम में लिखिए। इससे पहले भी ये बात मैंने आपको बताई थी कि ठोस, द्रव और गैस तीन तरह के पदार्थ हैं हमारे पास। जो ठोस है उसमें आकर्षण बल अणुओं के बीच सबसे ज़्यादा होता है, द्रव में उससे कम होता है और गैस में सबसे कम होता है। ठीक है, तो अगर इनको बढ़ते हुए क्रम में लिखना है तो सबसे पहले आपको गैस लिखना पड़ेगा, फिर इस तरह का सिंबल बड़े का साइन लगेगा इधर, फिर द्रव, फिर बड़े का साइन लगेगा ठोस। ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि पदार्थ में सबसे कम आकर्षण बल किस में होता है, तो सबसे कम किस में होता है, गैस में। और ऐसा भी पूछ सकता है कि आकर्षण बल सबसे अधिक किस में होता है, तो सबसे अधिक किस में होता है, ठोस में होता है। आई होप आपकी ये समझ में आ गया है। अगर आपको इन क्वेश्चनों को मतलब समझने में कोई दिक्कत नहीं हुई है, आप आसानी से समझ गए हैं, तो लाइक ज़रूर कर दें, तो उससे मुझे पता लगता रहेगा कि आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है। और अगर कुछ भी डाउट है तो मैंने पहले भी कहा था, तो आप मेरे पर्सनल नंबर पर व्हाट्सअप करके मुझे पूछ लें कि हमें ये वाली जो लॉजिक है या ये वाला पॉइंट है वो क्लियर नहीं हुआ। क्योंकि बेटा जब तक आप नहीं पूछोगे तो मुझे कैसे पता लगेगा कि कौन सा पॉइंट आपको क्लियर नहीं हुआ। जब तक कोई पॉइंट क्लियर नहीं होता तो उस सब्जेक्ट को पढ़ने में मज़ा भी नहीं आता, ठीक है, इंटरेस्ट भी नहीं आएगा और आप उसे याद भी नहीं करोगे। कोई दिक्कत है आप मेरे से पूछें, और दिक्कत नहीं है तो इनको कॉपी में नोट करें और डेली का काम डेली करें, पेंडिंग मत छोड़ें, आपको दिक्कत होगी। क्लियर? थैंक यू।